इनके न्यूमेरिकल्स करे। चलो, उबैद रहमान कौन है? महराज रहमान है क्या? ये उबैद महराज हैं क्या? तो चलिए, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के न्यूमेरिकल कर रहे थे। चलिए, एक नया आप ये दिस इज द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है। टॉपिक डालिए नॉर्मेलिटी। पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है और ये लैब में काम आएगा और नीट में तो आता ही है, इसके बगैर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे नॉर्मेलिटी क्या होता है तो नीचे लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent। अब ये क्या होता है सब बताएंगे आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट is defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। तो पहले तो डिफिनेशन पर आप रिसर्च कीजिए, इसमें बहुत सारी नए टर्मिनोलॉजी आएगी। इट इज इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोलारिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। इसमें क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए नॉर्मलिटी। अब देखिए सबसे पहली बात, नॉर्मलिटी जब भी अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और ये लीटर में। बताइए सबको समझ में आया? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब हम ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। ठीक है, लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। चलो दिमाग लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बाद, हाँ ये नंबर ऑफ ग्राम, GE को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा। अब ये देखिए कैसे याद रखिएगा, ग्राम का मतलब गिवन मास, जो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ग्राम का मतलब गिवन मास इन ग्राम, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे, EQ का मतलब इक्विवेलेंट मास। फिर एक नया टर्म्स आया, इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, जिस पर पूरा लेक्चर आएगा। इसलिए नॉर्मलिटी के लिए आपको अब इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मास न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, जैसे गिवन मास बाय मोलर मास तो मोल्स निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो हम पढ़ेंगे।
अब देखिए एकदम मैंने कहा ना इसमें बहुत सारी नए नए टर्म्स आएंगे। इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास का क्या होता है, ये मोलर मास तो निकालने आता ही है, फिर एक नया टर्म्स पढ़ेंगे, मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करें, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं एन फैक्टर। तो अब मेरा पूरा लेक्चर इसी पर होगा। तो देखिए फिर से नॉर्मलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मेन है टारगेट एन फैक्टर निकालना, एन फैक्टर आ गया तो आपको इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। सबको समझ में आया कि सर अब हम वैलेंसी फैक्टर को इसलिए, हाँ तो नॉर्मलिटी के लिए सबसे पहला जरूरी है एन फैक्टर। बहुत आसान है, आप देखिए अब अभी पढ़िएगा ना, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं, एकदम आसान। हाँ टर्म को सुन के आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन नहीं, बनाने में बहुत आसान, बहुत ही अच्छा है। कंपटीशन का सबसे फेवरेट टॉपिक है मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। ओके अब आगे बढ़ते हैं, सारे लोग आगे बढ़ें, लिखिए सारे लोग। Yes, sir. Yes, Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए, अब टॉपिक डालिए सारे लोग, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। बोलिए ना, लिख लिया सारे लोग, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ एन फैक्टर का दूसरा नाम कनेक्शन। अब उसमें सबसे पहला ए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट। देखिएगा, लिखिए, आपको देख के बहुत खुशी भी होगी, बहुत आसान है। देखिए एलिमेंट है एंड जो आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ा वही है। देखिएगा, बताइए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है कि नहीं, बनती होती है? हाँ Yes, बोलिए sir. ना, सोडियम बस। तो आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? सोडियम का मोलर मास 23/, से आसान है क्या? मैंने कहा था बहुत आसान है। मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर 2, मोलर मास इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय एन फैक्टर, बस 24/2 इक्विवेलेंट वेट आ गया तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, 27/3, 9। Did you understand? Did you understand? Yes, sir. ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर 2, 16/2, 8। O2 अगर दिया रहे तो एक ऑक्सीजन का 2, तो O2 है तो 4, 32/4, 8। समझ में बात आई, हाँ या ना? क्लोराइड हो, Yes, sir. ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, जितने भी हैलोजन हैं इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। मोलर मास डिपेंड करेगा किसका है? m/1। कुछ तो बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। yes, Yes, sir. sir. कितना आसान है, बस आपका काम। तो पहला केस है एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी होती है वही आपका है। लिख लिया, बताइए। Yes, sir. लिख लिया.
क्लियर? बोलिए। Yes, sir. अब देखिए बी पार्ट। ओके, n फैक्टर ऑफ आयन। n फैक्टर ऑफ आयन कैसे निकालते हैं सुनिए। इज इक्वल टू, और से सुनिएगा, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ hello student, it is equal to magnitude charge on cation और anion। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब देखिए अब इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन। देख लिया आप लोगों ने आया ना? Yes, sir. अब देखिए ये आपके पास आयन है, ये n फैक्टर है, ये इक्विवेलेंट वेट है। तो देखिए क्लोराइड आयन है, पता नेगेटिव चार्ज है, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे 35.551। अब बताइए इससे आसान क्या क्या हो सकता है? O पे 2 माइनस है तो 2 होगा इन फैक्टर 16/2। PO4 3 माइनस है 3, इसका मोलर मास पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम m मान लेते हैं m/3। समझा? SO4 2 माइनस है, n फैक्टर 2, मोलर मास पूरा कैलकुलेट सेक्टर ऑक्साइड का जोड़कर m/2 कर देंगे। तो ये आसान है कि नहीं? सारे लोग मिलके तो बोलिए यहाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी n फैक्टर निकालने आ जाएगा, आपको नॉर्मलिटी आ जाएगा। देखिएगा सबको समझना है। Yes, sir. लिख लिया। अब ये सी पार्ट, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हुआ। n फैक्टर ऑफ सॉल्ट और सॉल्ट। अब आप कंपाउंड है, कंपाउंड हो गया। कंपाउंड जब होता है तो या तो एसिड होता है या बेस होता है या सॉल्ट होता है। सॉल्ट की क्या पहचान होती है, कोई बता सकता है? हम किसी कंपाउंड को देखकर कैसे पहचाने ये सॉल्ट है? मैं लिखवा देता हूँ, विच डू नॉट है, कंपाउंड को देखकर, विच डू नॉट है प्योरली H प्लस एंड OH। इसमें ना OH हो ना H हो, जैसे NaCl, कुछ भी नहीं H, सॉल्ट है। PbCl ना H ना OH है, सॉल्ट है। कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ H प्लस सब आ जाएगा तो इसे लिख देगा। आप सुनिए अच्छे से, इसका सॉल्ट का इनफैक्टर कैसे है। अब यही न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपका माइंड रहना चाहिए प्रेजेंस, ये सॉल्ट है या एसिड है या बेस है।
आसान है, सारी डिफिनेशन आसान है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। ये कैसे है तो देखिए, इज इक्वल टू और सिस्टम, इसमें वही है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के केटायन या एनायन का जो चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे एक मिनट रुक जाइएगा, गौर से सुनो, सॉल्ट है आपके पास, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट, NaCl है। पहले बताइए सॉल्ट है कि नहीं। अब NaCl में चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए Na पर Na है, N जब ब्रेक होगा तो Na पर प्लस, Cl पर -1, Na पर प्लस Cl पर कोई एक ले लीजिए 1, इसका मोलर मास कुछ आप निकाल के 1 से डिवाइड करें। और से सुनिएगा अच्छे से, आपसे कोई कहेगा PaCl2, और हमेशा याद रखिए चार्ज कितना होगा, उल्टा, मैंने उस दिन भी आया केमिकल बॉन्ड में, Ba पर चार्ज कितना होगा, जितना क्लोरीन है, तो Ba पे चार्ज कितना होगा 2, Sir, 2. m/2। AlCl3 कोई एक चार्ज ले, A पर चार्ज कितना होगा, जितना क्लोरीन है, Sir, 3. प्लस, यस, m/3। अच्छा देखिए Al2SO4 3, तो Al पर +3 चार्ज है, लेकिन कितने Al है इसमें, 2, तो 6 हो जाएगा। Did you understand? Did you Yes, sir. understand? Yes, sir. Hello everyone. Yes, salt है, चार्ज को देख के बना लीजिए। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, सुनिए अच्छे से, कभी ना पता चले तो अब वैलेंसी ले लीजिए, चार्ज ना निकालने आए ना तो मेटल या नॉन मेटल की वैलेंसी ले लीजिए। सर ये मेटल है, हमें नहीं मालूम है बैरियम, क्लोरीन की ले लीजिए, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 2 क्लोरीन है तो 2, तो देखिए चार्ज भी +2 और -2 ही आएगा, देखिए वही आंसर आ रहा है। सोडियम की वैलेंसी 1, तो समझिए +1 और क्लोरीन पर -1, देखिए 1। एल की वैलेंसी 3 +3, या क्लोरीन की वैलेंसी -1 अब 3 क्लोरीन है -3। जब भी चार्ज भी सब कुछ एकदम कंफर्म आना चाहिए। AlCl3 है, चार्ज कितना होगा, जितना क्लोरीन है उतना Al पर +3 चार्ज होगा, और क्लोरीन पर चार्ज कितना होगा, जितना Al है 1, चूंकि 3 है तो 3 से -3 + 3 न्यूट्रलाइज। अब वैलेंसी कोई एक की वैलेंसी ले लीजिए, जैसे PbCl2 है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक मिनट, बताइए सॉल्ट है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है, बताइए PbCl2 का एन फैक्टर सारे लोग बताइए, बताइए हर आसानी से। Sir, 2. m/2, बस समझना है कि ये सॉल्ट है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, 6. बोलिए कितना हो जाएगा एन फैक्टर, हाँ कुछ बोल नहीं थी आप, व्हाट इज द एन फैक्टर K2CO3? अरे पोटेशियम, पोटेशियम जल्दी बताइए ना, कितना अच्छा है चार्ज, अरे 6 कहाँ से हो जाएगा, पोटेशियम, देखिए ऐसे समझिए K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, CO3 पर चार्ज कितना होगा 2-, तो K पर कितना चार्ज होगा +1, 2 से मल्टीप्लाइड है, +2 -2, वही होगा ना। आया समझ में, हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपको कोई कह दे NO2CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, 2 सोडियम, 2 चार्ज m/2। सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने आ रहा है कि नहीं, सच सच तो बोलिए, आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, Yes, sir. लिखिए। Yes, Yes, sir. sir. हाँ वेरी गुड, लिखिए, बस आपको पहचानना है एन फैक्टर, ये बहुत आसान है, नॉर्मली थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह, दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट सब पढ़ेंगे।
हाँ बोलिए सारे लोग, कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir, no doubt. हाँ लिख लिया, ये स्लाइड लिख लिया। Yes, sir, मैंने लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया सारे लोग। Yes, sir. अब सॉल्ट का भी एन फैक्टर आप लोग निकाल लेंगे ना। चलिए, अच्छा चलिए, अगर आपको एक मिनट मैं वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट रेट, आप लोग इसका मुझे निकाल के दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए खाते में है। सिर्फ चार्ज को देखिए। अच्छा बताइए के, अच्छा सारे लोग बताइए केसीएल का कितना एन फैक्टर होगा। पहले बताइए सारे लोग, केसीएल का सारे लोग जोर से बोलिए। केसीएल का एन फैक्टर 1. 1। So, 1. MgCl2 का एन फैक्टर Sir, 2. 2. दोनों को ऐड कर दिए। चार्ज को ऐड करना है ना, के पर प्लस Mg पर प्लस 2 3 Cl पर माइनस 2 Cl। जानबूझ के एग्जामिनर देगा क्वेश्चंस n/3। वाटर न्यूट्रल होता है, वो आयंस में ब्रेक होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो चार्ज। Yes, sir, आ Yes, गया। sir. Yes, sir. पेपर जैसा भी हो आप सबसे बन जाएगा। यहाँ देखिए। हाँ अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया तो एकदम लॉजिक लगा रहा। चार्ज टोटल पॉजिटिव नेगेटिव को देखिए, थोड़ा सा टफ पेपर बनाएगा। अच्छा 24:2 आराम से बताइए तो आराम से समझ।
अरे नोहा आप क्या कर रही हैं साइंटिस्ट? हाँ जल्दी बताइए। अच्छा K2SO4 का इनफैक्टर बताइए सब लोग। K2SO4 का बताइए ना। सर 2 टू टू हो गया। Al2SO4 3 तो अभी बताया था मैंने, कितना सर Al2SO4? 6 6। आसान। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सॉल्ट का इनफैक्टर निकालने आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं। यस सर पेपर कैसा भी, सॉल्ट का इनफैक्टर चार्ज के बराबर, चार्ज निकालने आना चाहिए। चार्ज ना निकालने है तो वैलेंसी में पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट है, वैलेंसी 1 तो 2 पोटेशियम तो 2। अच्छा आप सुनिए, सी हो गया डी। n factor of base, देखिए बेस की क्या डिफिनेशन होती है देखिए। तो उसमें OH माइनस आयंस होते हैं। हाँ जोर से बोलिए, क्या होते हैं? तो उसमें OH माइनस आयंस होते हैं। वेरी गुड। अब वही डिफिनेशन है इनफैक्टर, जितने OH माइनस होंगे उतने ही n फैक्टर होंगे। तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH minus given by आया समझ में? यस सर सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. हाँ सबिया सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आप देखिए, देखिए आप सुनिए। ये बेस है, n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट। देखिए NaOH बेस है, बताइए कितने हाइड्रोक्सिल आयन है? जल्दी बोलिए। तो 1 1 m/1, दिस इज आसान, मोलर मास निकाल लीजिएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है? BaOH2 कितने n फैक्टर होंगे? बस पहचानना है कि आपको ये बेस है, 2 है तो m/2 हो जाएगा। बोलिए ना। यस सर ALOH, हाँ ALOH3 3 m/3। Did you understand? Hello everyone. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। इतना आसान है ये, बस आपको n फैक्टर आना चाहिए। तो नॉर्मलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझा कि नहीं? क्या सारे लोगों ने? Yes, sir. यस Yes, सर sir. अब सुनिए, ये बेस का n फैक्टर हो गया। अब लास्ट केस है जो मैं लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट।
इतना ही का भी जानना है इन फैक्टर ऑफ एसिड। तो एसिड की डिफिनेशन होती है जो H+3, देखिए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ given by AC. Is equal to number of H+ given by AC. Yeah. Yes, sir. आप देखिए सारे लोग देखिएगा, एसिड है HCl एसिड है, बताइए एन फैक्टर सारे लोग मिलके बोले जल्दी जल्दी फटाफट। 1. Sir, 1. 1 मोलर मास बाय 1 कर देंगे तो इक्वल वेट निकल जाएगा। अच्छा H2SO4 बताइए एन फैक्टर 2. Sir, 2. M/2 कट जाएगा। क्या भाई बहुत अच्छा। H2S का एन फैक्टर बताइए, एसिड है ना ये, बताइए हाँ। Sir, 2. 2. M/2 वेरी गुड। अच्छा H3PO4 बोलिए। 3. H3PO3 इसका 2 है। जो मुझसे केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं खासकर नोहा और अरसलान, वो इसका आंसर आराम से आप समझ सकते हैं। N/3 N/2 देयर इज अ जादू, और इसके नीचे जगह खाली नहीं है। चलिए एक मिनट रुकिए, और H3PO2 होगा तो इसका n फैक्टर 1, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। स्ट्रक्चर सब यहाँ स्ट्रक्चर आपका छूट गया है, तो यहाँ देखिए HCl है तो यहाँ 1 H2SO4 है, 2 H2S है, 2 H3PO4 H3PO3 2 एंड H3PO2। व्हाट इज द लॉजिक, तो हम लॉजिक बताएंगे। खासकर ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बनाने में भी। नोहा मैंने फास्फोरस का स्ट्रक्चर अलग से रूप बताया था कि नहीं? अरे बोलिए ना, दोनों अरसलान Yes. और नोहा। Yes, sir. यस, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसलिए केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया तो उसको समझाने में आसानी होगी। फिर भी मैं सबिहा का ख्याल रखते हुए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सारे लोग लिखें, सारे लोग। एन फैक्टर एसिड का H+ के बराबर होता है। Yes, sir, लिख लिया मैंने। सब लोगों ने लिख लिया, नोहा सबिहा Yes, sir. ये लिख लीजिए। मैं थोड़ा रीजन बता देता हूँ, सारे लोग समझिए। लिख लिया, बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए आप सुनिए,
बहुत डिटेल में समझिए कि एसिड को मैंने लास्ट में पढ़ाने का मकसद यही था कि एसिड दो तरह का होता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझिए तो आपको जल्दी आ जाए। एक होता है साइंटिस्ट लोग हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड की पहचान होती है इससे आप नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैंने HCl है, HBr है, H2S है। तो आपने अभी पढ़ा एसिड का n फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ H प्लस के बराबर होता है, और याद रखिए हाइड्रा एसिड में नंबर ऑफ H प्लस एक्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर होता है। जितने नो एक्सेप्शनल केस, कोई ये नहीं होगा कि HCl है एक H प्लस, HBr एक H प्लस, H2S दो H प्लस। लेकिन ऑक्सी एसिड में ऑक्सी एसिड की पहचान होती है नॉन मेटल ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सुनिएगा, इसका n फैक्टर जो होगा, असल कंसेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ पर भी वही होगा नंबर ऑफ H, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ OH के बराबर होता है। अगर लॉजिक को समझिए, H2SO4 दो H प्लस दिया, स्टूडेंट से पूछिएगा क्यों दिया तो कहेगा दो हाइड्रोजन है। नहीं, लॉजिक गलत है। H2SO4 दो H प्लस दिया दो OH की वजह से, इसमें दो हाइड्रोजन है ही नहीं, दो OH है। ऑक्सी एसिड में H प्लस देना OH, सर OH कितना वो कैसे पता चलेगा, वो हम बताएंगे। पहले लॉजिक को समझिए। 99.9% बच्चे बोलते हैं H2SO4 इसलिए एसिड है, H प्लस दिया क्यों, तो हाइड्रोजन है। नो, हाइड्रोजन है वो हाइड्रा एसिड का एक्सप्लेनेशन। ऑक्सी एसिड का H प्लस देना वो OH पर डिपेंड करता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, मैंने केमिकल बॉन्ड एक शानदार लाइन लिखवाया था, इन ऑल ऑक्स। अब देखिए, अगर स्ट्रक्चर ना भी बनाने आ रहा है आपको, इन ऑल ऑक्सीज, देखिएगा नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ OH के बराबर होगा, और नंबर ऑफ OH भी नंबर ऑफ H के बराबर होगा। जितना H उतना OH, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस को छोड़। पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, तमाम ऑक्सी एसिड में H प्लस का देना, पहले लॉजिक लगाइए, H प्लस का देना OH पर डिपेंड करता है। अब सर हमें कैसे पता चले इसमें कितना OH है, तो हाइड्रोजन के बराबर होगा। इस सब में है एक्सेप्ट फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर। अब मैं बता रहा हूँ, अब बताइए जल्दी से, H2SO4 है, दो हाइड्रोजन है तो दो OH होगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए। Yes, sir. तो दो H Yes, प्लस। sir. देखिए मैंने केमिकल बॉन्ड में स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, देख लीजिए। Yes, दो sir. याद है. दो H है, H प्लस देता है, दो H प्लस। कहाँ हाइड्रोजन है इसमें, वो तो लॉजिक है याद रखने का कि दो हाइड्रोजन तो दो OH बना। H2SO4 दो H प्लस दिया दो OH की वजह से, ना कि दो हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है तो सर हमें कैसे पता चला कि ऑक्सीजन में कितने OH हैं, वो हाइड्रोजन के बराबर होगा सिर्फ फास्फोरस के ऑक्सीजन को छोड़कर। सभी आ रहा है ना साइंटिस्ट? Yes, sir. अब H2CO3 ऑक्सी एसिड है, जितना हाइड्रोजन उतने OH उतने H प्लस, दो हाइड्रोजन दो H प्लस, कोई ये नहीं। H2SO3 ऑक्सी एसिड है, दो हाइड्रोजन दो OH दो H प्लस, डायरेक्ट है। लेकिन H3PO4, दिस इज H3PO3 एंड H3PO2। अब ये फास्फोरस का ऐसा इसमें जरूरी नहीं है, तीन हाइड्रोजन है तो तीन OH है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है तो दो OH है, यहाँ एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है तो एक OH है, इसीलिए एक H प्लस देता है। एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक स्टूडेंट गलत पढ़ता है तो कह देता है एक्सेप्शन है फास्फोरस वाला। नो, क्योंकि ऑक्सी एसिड का H प्लस देना OH पर ही डिपेंड करता है। अरे बोलिए ना। Yes, sir.
हाँ हेलो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? हेलो Yes, एवरीवन। sir. हाँ आप देखिए, तो देखिए H3PO4 में कितना OH है तो ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा, और स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, लॉजिक हो जाएगा। H3PO4 में 3 OH हैं, इसीलिए इसका n फैक्टर जो होगा वो 3 होगा। हो गया। अब आइए H3PO3, P डबल बॉन्ड O, एक OH, एक OH, दो H प्लस है, n फैक्टर जो होगा वो 2 होगा, 2 OH है। H3PO2 जो होगा P डबल बॉन्ड O, एक OH, एक H, एक H, n फैक्टर फॉर्म। ये 3 पर कमांड होना चाहिए, बाकी 3 को छोड़कर जितने भी ऑक्सीएसिड्स हैं उसमें ये कंसेप्ट है। ये आया समझ में? हाँ या ना? बोलिए ना, सारे लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये आपको लॉजिक याद हो जाए तो अच्छी बात। ये 3 को कम से कम इतनी दफा पढ़ने, H3PO4, H3PO2 और H3PO3 ये आपको सुधारनी याद होनी चाहिए। हाँ लिख लिया, ये बताइए। Yes. Yes, sir. हाँ बोलिए, लिख लिया? कुछ तो बोलिए आप लोग, बोलो। Yes. Yes, sir. मेरा भी हो गया. Yes. ये
अब ये n फैक्टर हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल के जरिए अब आपको समझाते हैं कि नॉर्मलिटी कैसे निकालना है। पर आसान क्वेश्चन 59 ग्राम ऑफ present in meter of solution, calculate the normality। ठीक है, मैं पहले बात बता देता हूँ कैसे कोड न्यूमेरिकल करने के लिए लिख लूँगा। मैं सारे लोग आए ना। Yes, sir. Yes, sir. पहला काम देखिए, नॉर्मलिटी जैसे ही कहा तो नॉर्मलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? पहला काम इक्विवेलेंट मास निकालने। इक्विवेलेंट मास का मतलब मोलर मास बाई n फैक्टर ना, इसको 98 आएगा मोलर मास, और H2SO4 एसिड है। यही चीज आपको याद रखना है, n फैक्टर 249। तो हम रफ पहले अलग से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास कितना है? 49। मोलर मास इक्विवेलेंट वेट भी 49 है, सॉरी 1। तो एकदम आसान है, एक एक चीज देखिए पढ़ लीजिएगा, सब आसान है। अब आइए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 2, 0. 2 liter. ग्राम, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर इक्विवेलेंट मीटर, या डायरेक्टली आप 0.5 पाएंगे। अब ये सबको समझ में आया कि जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. Yes, sir. समझ आ गया। लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लिया, बोलिए। चलिए अब देखिए, Yes, sir.
अब देखिए तो ये तो हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप। अभी आपने पढ़ा देखिएगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर लीटर है आपके पास। आ जाना जल्दी बताइए सारे लोग। yes sir, अब देखिएगा यहाँ जो आपके पास है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप लिखते हैं गिवन मास इन ग्राम बाई, सारे लोग लिखिएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम तो लीटर में है ही है। ठीक है। अब देखिए नॉर्मलिटी गिवन मास को रहने दीजिए। इक्विवेलेंट मास को क्या लिखते हैं जल्दी बताइए। मोलर मास का n फैक्टर लिखते हैं, जल्दी बोलिए। हाँ जाएंगे। yes sir, मोलर मास को जब आप लिखते हैं n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। कैसे n फैक्टर यहाँ वॉल्यूम तो रहने दीजिए। अब बताइए नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। yes sir, और ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, इसी को नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट को मोलारिटी कहते हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। यू अंडरस्टैंड। नॉर्मलिटी मालूम है तो मोलारिटी निकल जाएगी, बस आपको n फैक्टर आना चाहिए। सच सच बताइए रिलेशन याद रहेगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। yes sir, समझ आ गया। वेरी गुड। तो नॉर्मलिटी से किसी को डाउट है पूछिए प्लीज। No, sir. वेरी गुड। लिख लिया। Yes, sir. yes sir, लिख लिया। Yes, sir. हाँ जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे कंप्लीट द नॉर्मलिटी पहला आपके पास है 4m इसको आप सामने सामने निकाल के दिखाइए। ये पार्ट है सारे में सी है 0.4 solution.
हाँ बोलिए ना, आंसर आ गया। Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पर नॉर्मलिटी हो जाएगी 4 इंटू 2 8। यहाँ पर नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.5 इंटू 3। यहाँ पर नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.2 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. नॉर्मलिटी पढ़ाने की वजह ये थी, ये जो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो अब है। देखिए ये इस लॉ को अगर आप समझ गए तो आपको सारा न्यूमेरिकल विदाउट केमिकल रिएक्शंस, विदाउट बैलेंसिंग की आप समझ को कहते हैं। लैब में आपको यही काम आएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन एक सिंपल लाइन में होता है। इन्होंने क्या कहा, ए प्लस बी रिएक्शन करके सी प्लस डी बनाया, तो ये याद रखें। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसी को हम इक्विवेलेंट को हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ऑफ ए should be equal to number of gram equivalent of B should be equal to number of gram equivalent of C should be equal to number of gram equivalent of A। बस फर्क ये है कि ये दोनों व्यक्त होना चाहिए। क्या व्यक्त नहीं करेगा तो व्यक्त किया तभी तो प्रोडक्ट बना। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम, इसका क्या क्या एक भी इंफॉर्मेशन मालूम है, हम इसको इससे इक्वेट कर दें, या इसको इससे इक्वेट कर दें, या इसको इससे इक्वेट कर दें, या इसको इससे करके हम अननोन जो भी हमें न्यूमेरिकल में देगा वो लिख देगा। समझ में आया सबको? हाँ या ना? अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा स्कूल से।
यस सर लिख लिया। देखिए, अच्छा देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, और से सुनिए। गिवन मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, क्या पढ़ा आपने? यस सर। दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें बहुत सारी जगहों पर देखिएगा N1 V1 is equal to N2, क्यों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। कैसे? तो देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए सर समझा नहीं मैं अच्छे से। अरे कैसे नहीं समझा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, क्रॉस करेंगे तो नहीं होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ग्राम अच्छा इक्विवेलेंट यस इज सर इक्वल टू समझ गया। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हां, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जैसा न्यूमेरिकल उसी तरह का अप्रोच आपको इस्तेमाल करना है। हो सकता है मास और इक्विवेलेंट ना दिया तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से निकल जाएगा। तीसरा फार्मूला मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तुम इसको ब्रेक करो, गिवन मास इक्विवेलेंट व्हाट को क्या लिखोगे? मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो गिवन मास। ये तीन फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, समझा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसी को ब्रेक करेंगे तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हेलो एवरीवन, क्या सारे लोग? Yes, sir. न्यूमेरिकल के जरिए इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको बताते हैं। स्लोप 0.4 ग्राम ऑफ बीस was completely formalized by 100 ml of 0.2 n. Find the equivalent weight of this. Equivalent weight of this. यहाँ पर आपको एसिड बेस भी नहीं मालूम है और मीठे भी सारे लोग। क्लियर? जल्दी बोलिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, बेस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है। जल्दी बोलिए हाँ यार।
Yes, sir. आप डायरेक्ट कर दीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। पहले बताइए बेस को इसी में रखेंगे तो रिएक्ट करेगा कि नहीं, जल्दी लोग यहाँ Yes, sir. करेगा न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, इसीलिए आप इसको वेट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर इक्वेट नहीं कर सकते, रिएक्शन होना चाहिए। अब देखिए हमें कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिस तरह का न्यूमेरिकल गिवन मास है बाई इक्विवेलेंट वेट, तो हमको ये मालूम करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लग जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, अरे Yes, बोलिए। sir. तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम था 100 लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नहीं निकल जाएगा, बोलिए हाँ या ना। सारे लोग मिलके बोलिए, कितना आसान था। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। बताइए सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। कोई डाउट? सारे लोग बोलिए ना, सभी हाँ, नो हाँ, सबको आया? Yes, sir. वेरी गुड। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.